हेलो। हम अभी भी बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में और उसका एक ख़ास हिस्सा जो है जिसे सर्वाइवर बेनिफिट्स कहते हैं। सर्वाइवर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ज़ाहिर जहन में आता है कि जो पीछे रह गया थी हैं, दो पार्टनर्स हैं, लीगली मैरिड हैं, उनमें से एक गुजर जाता है, दुनिया में नहीं रहता, तो फिर जो पीछे रह गया उसके क्या हकूक़ रहते हैं या उसे क्या मिल सकता है। डिटेल में हम बात करेंगे। ये बातें जो कुछ मैंने सीखी हैं वो मैंने खुद सीखी हैं, देख के, रिसर्च करके, पता करके। मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं उन्हें अमूमन इन बातों के बारे में नहीं पता होता, बल्कि जो यहाँ रहते हैं उनको भी काफ़ी कुछ नहीं पता होता। मैं ये आप सबके लिए लाना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो, ताकि आप अपनी सही डिसीजंस ले सकें, अपनी ज़िंदगी की और क्वालिटी ऑफ लाइफ की हिफाजत कर सकते। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी फील्ड सिर्फ इस तरह से है कि मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी बात सुन के जब आपको कुछ लगे, कोई पॉइंट समझ आए जो आपसे रिलेट करता है, तो फिर आपकी उसकी खुद रिसर्च करें और ख़ुद पता करें। सोशल सिक्योरिटी की जो डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छी है। आप उनको फ़ोन करें या आप ख़ुद जाएं, जब कोविड खुल जाए और आप ख़ुद जाएं, तो फिर आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़ुबान, जिसलिए मैं भी इसीलिए उर्दू में और हिंदी पंजाबी लोगों के लिए आ रही हूँ ताकि उनको समझ आ जाए। अमूमन ज़ुबान नहीं आती तो लोग घबराते हैं। अगर आप उनको कहें कि आपको वो इंटरप्रेटर दें, आपकी ज़ुबान कोई और है और आपको दिक्कत हो रही है बातें समझने में, तो वो आपके लिए मुहैया करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो इसके साथ अब हम शुरू करते हैं कि ये क्या है। ज़िंदगी में हादसे होते हैं, एक साथी चला गया, दो साथी थे, अब एक रह गया, अब एक के ऊपर सारा बोझ है, उसको ज़ाहिर है परेशानी है फाइनेंशियल। लेकिन अब इसमें बहुत से सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हम नहीं सोचते, ज़्यादातर जो है पीछे रह जाने वालों में ख़वातीन होती हैं। ये एक अजीब सी स्टेटिस्टिक है, मगर ये रियल है। हमारा ख्याल था कि हमारे मुल्कों में क्योंकि शौहरों की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, गैप होता है, क्योंकि वो जब तक सेटल नहीं होते, शादी नहीं होती। ट्रेंड बदल रहा है लेकिन फिर भी ज़्यादातर तो वो पहले गुजरते हैं इस वजह से। लेकिन ये यहाँ इस मुल्क की, अमेरिका की कहानी सुना रहे हैं कि 75% जो औरतें हैं वो 59 की उम्र में बेवा हो जाती हैं, रह जाती हैं पीछे। और हमारी ख़वातीन में ज़्यादातर जो होती हैं वो बच्चों की देखभाल, घरेलू ज़िम्मेदारी, पार्ट टाइम जॉब करती हैं ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सकें। ये हर औरत की कहानी है। ज़ाहिर है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना है। कुछ बेहतर तरीके से जिनके पास वसाइल होते हैं वो संभाल सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते उन्हें ये करना पड़ता है। अपनी चॉइस है ये अपनी चॉइस है और अपने हालात पर है। बहरहाल हम इसकी बात करेंगे कि ऐसा होता है तो फिर क्या चॉइसेस हैं, क्या करना चाहिए और किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पीछे रह गए जो भी है, मर्द या औरत, दोनों की तरफ से बात हो रही है। और याद रखें कि सोशल सिक्योरिटी में रूल्स वही अप्लाई करते हैं कि इस केस में खैर वो 60 के बाद दे देते हैं, लेकिन जो अमूमन रूल है कि 62 से आप अर्ली ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होंगे, 75% के करीब। अगर आप फुल रिटायरमेंट एज जिसे कहते हैं वो 66 और 67 के बीच में, जिस साल आप पैदा होते हैं उसके मुताबिक वो कैलकुलेट होगी, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा अभी आजकल चंद सालों के लिए 66 और 67 के दरमियान है। और अगर पूरा फ़ायदा एक ज़िंदा इंसान की जो रिटायरमेंट बढ़ती है होती है 8% की, वो है 70 तक। तो जो रुक सकता है वो रुक जाए 70 तक ताकि वो ले सके, लेकिन सिर्फ उस इंसान की बढ़ती है जो कि वो ज़िंदा है। अच्छा, इस बात का ध्यान में रखें जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि जो हम कहते हैं कि 70 साल तक आपको हर साल एक 8% का ग्रोथ मिल रहा है, 66 67 से लेके 70 तक का। उसमें जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये देखें कि किसका ज़्यादा है। अगर आप दोनों की बराबर ही है तकरीबन, तो फिर ये सिनेरियो होगा कि आप 66 67 पे सर्वाइवल बेनिफिट ले लें, क्योंकि वो अब आगे और नहीं बढ़ेगा, और अपने को ग्रो होने दें। जब आप 70 के पहुँचे और आपका और ग्रो हो चुका है, तो फिर आप उस 4 साल के बाद उस पर स्विच करके आप अपना ले सकते हैं। ये याद रखें कि एक दफ़ा स्विच करने की इजाज़त है। आपने अगर गलत डिसीजन ले ली तो फिर उसके बाद ये बार बार बैक एंड फोर्थ स्विच नहीं हो सकता। तो पहले आप वो लें जो और ग्रो नहीं होगा, और अगर आपका उससे ज़्यादा ग्रो हो जाएगा 70 तक, तो फिर 4 साल 66 पर वो लेने के बाद आपने 70 पे आके इसको ले लिया।
अच्छा, अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें कि है उसके कम है, किसी भी वजह से स्टे एट होम मॉम है, या पार्ट टाइम काम करती रही है, जिस भी वजह से उसके ज़्यादा जमा नहीं हो सके, तो फिर वो ये करेगी कि 667 पे आती, अगर तो कोई बहुत ज़रूरत है तो जैसे कि कहा कि ये सर्वाइवल बेनिफिट की इजाज़त है कि आप 60 पे ले सकते हैं, पर वो बहुत कम कीमत है, पैसे मिलते हैं, तो ज़रूरत पर डिपेंड करता है। 62 पे सब 75% मिलता है, लेकिन 66-67 पे फुल रिटायरमेंट जिसे कहते हैं वो मिलती है। सो आपने और जो काम करती थी लेकिन कम था उसका, तो फिर वो अपने ले सकती, कम ही है वो ले लेगी, लेकिन अपने मियाँ के 66-67 तक बढ़ने देगी और फिर उनको लेगी, क्योंकि वो अब वो फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुके हैं, जितना वो बढ़ सकते थे बढ़ गए हैं और उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जब मैं ये इसकी रिसर्च कर रही थी, तो वो जो एग्जांपल्स मिसालें देते हैं उसमें एक मिसाल ये भी थी कि जैसे कि दो मियाँ बीवी हैं और मियाँ के ठीक ठाक है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाता है, उसे कोई कहता है कि ऐसा मूजी मर्ज हो गया कि आपकी 3 महीने ज़िंदगी रह गई है, तो वो कहता है कि फिर मैं किस लिए छोड़ूँ, निकाल लो और इस्तेमाल करो। लेकिन उस वक्त ये सोचने की बात है, ऐसा होपफुली ऐसा ही होता होगा कि वो सोचते होंगे मर्द हजरात या औरतें कि तो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ज़िंदगी जो है काफ़ी लंबी, जो भी पार्टनर पीछे रह जाता है वो पूरा, फिर जो इकट्ठे दो लोग जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब वो एक ने उठानी है, तो बजाय इसके कि वो ले ले और वो 3 महीनों में उनका क्या कर लेना है इतना ज़बरदस्त, रहने दे उनको टच, उन पैसों को, रिटायरमेंट के पैसों को टच ना करे, क्योंकि जो पीछे रह जाएगा उसके काम आएंगे जब वो अपना घर चला रहे होंगे, या अपने आखिर एक उम्र के बाद हिम्मत भी कम हो जाती है और आपको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये कठिन मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे थे ना, उस लिहाज से प्लानिंग करते हुए ये चीज़ें जो हक में ही आती हैं, आपके रिटायरमेंट प्लान जो है वो आप ही के हक में आता है, लेकिन उसको समझदारी के साथ उसको सुलझाएं, अपनी पूरी रिसर्च करें, वहाँ से उन लोगों से भी पूछें, वो आपको पूरी तरह गाइड करते हैं। रूल्स चेंज हो रहे हैं, होते रहे, हो सकता है मिकदार कम हो जाए, हो सकता है उम्र का कोई बदलाव आ जाए, ये आपके हक हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ इसमें से इसको इस्तेमाल कीजिए और लीजिए। अच्छा, जो सर्वाइवर्स में जो बच्चे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या रिटायरमेंट एज है क्या नहीं है, वो अगर 18 साल से छोटी उम्र के हैं तो उनको मिलता है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर्वाइवर बेनिफिट्स के हवाले से विडोज़ के लिए, कि शादी को 9 महीने होगी तो अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा आई एम श्योर कि डिसेबल्ड के लिए, हैंडीकैप, बीमार के लिए डिफरेंट रूल्स होंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। समझें कि अगर 9 महीने से कम है और ऐसा हो गया है और आप कोई तकलीफ़ में है, तो पता ज़रूर करें। चीज़ें होती हैं, बहुत से क्लॉजेज़ होते हैं जो वैसे आमतौर पे नहीं पता होते, हर सिचुएशन, हर एक के हालात के मुताबिक वो बताते हैं, तो ज़रूर पता कीजिएगा। लेकिन वैसे एक जनरल रूल है कि अगर शादी 9 महीने रही है तो फिर ये सर्वाइवर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे जो कि डाइवोर्स का केस है, उसमें 10 साल की शादी ज़रूरी है, इसमें 9 महीने की शादी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए और होपफुली इससे बहुतों को कोई फ़ायदा होगा, कोई हिम्मत बंधेगी, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बस घबराना नहीं है और आराम से ध्यान से अपनी कैलकुलेशंस कीजिए। उससे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, वो आप तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बल्कि प्रिंट आउट्स देंगे कि कैसे कब लोगे तो कितना होगा। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनको मत छोड़िए। टेक केयर, अपना ख्याल करें।